ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक। अपने इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस के मुतालिक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ फ़ैसले किए। 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हल्का बंदियाँ थीं उनको कालअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि उनको रिव्यू करें, रिकन्सिडर करें जो लोगों के एतराज़ात थे। उससे फिर एक ये शक पैदा हुआ है कुछ हलकों में कि शायद अगर बाकी पिटिशन्स पे भी इसी तरह के फ़ैसले आएँ तो उसके नतीजे में शायद इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर ना हो सकें, क्योंकि फिर अपील प्रोसेस है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो हमने आज दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब के भाई हैं चौधरी फैसल साहब, जो खुद पिटिशनर थे जेलम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनसे तफसीलात जानते हैं कि उनके केस में क्या हुआ और फिर क्या बतौर वकील वो ये समझते हैं कि ये केसेस का उन टाइम फ्रेम के अंदर फैसला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इलेक्शंस के डिले होने के जो खदशात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब का भाई होने का को आप उससे कोई नतीजा अखज ना करें। बेहतरीन लॉयर है पाकिस्तान के और वैसे मैं ये कहने वाला था बड़े करीबी दोस्त हैं। आप अपनी खैरियत की दुआ करें, क्योंकि आप फवाद और उनके भाई इकट्ठे हो गए हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बड़ा शदीद हमला हो जाए। नहीं, फैसल साहब बेहतरीन लॉयर हैं और मैं बड़ा कायल हूँ इनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट। जी फैसल, आप पिटिशनर भी थे, जरा हमें ओवरव्यू एक दीजिए और फिर जो खदशात पैदा हुए उनके बारे में बताइए जरा। नहीं, मसला में मैं पिटिशनर नहीं था, एक्चुअली मैं कौंसल था। आई वाज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द पिटिशनर। ठीक। अच्छा, इसमें पहले तो मैं ये बात बता दूं कि 2 तरह की पिटिशन जो हैं वो आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 107 पिटिशन जो हैं वो आई हैं। एक पिटिशन है जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज के ऊपर बेस करती हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग वो मुझे लगता है कि 98% पिटिशन हैं और वो डिसमिस हो जाएंगी और डिसमिस हुई भी हैं। और कुछ पिटिशन जो अलाउ हुई हैं ये बहुत थोड़ी हैं एज कम्पेयर टू जो डिसमिस हुई हैं। ये है लीगल पॉइंट के ऊपर, और इसमें अगर आप देखेंगे तो चारों पिटिशन में जो लीगल पॉइंट वो एक है, वो पॉपुलेशन वेरिएशन का जो पॉइंट है उसको लेके ये अलाउ हुई हैं। और इनमें जो कानून के मुताबिक 10% की जो लिमिट है उसको एक्सीड किया गया था, और एक्सीड करने की रीजंस नहीं दी गई और वो रीजंस क्योंकि जस्टिसेबल होती हैं, तो लिहाजा क्योंकि रीजनिंग वहाँ पे नहीं दी गई थी। और बस मेरे जेहलम में ये था कि जो पॉपुलेशन की वेरिएंस थी दोनों हलकों में, वो जो एक लिमिटेड साहब, ये पॉपुलेशन की वेरिएंस क्या चीज होती है, जरा हमारे अवाम को हमें भी ये समझाएं। सर, ये हर डिस्ट्रिक्ट में कानून के मुताबिक, जैसे फॉर एग्जांपल 2 हलके हैं जेलम के, तो दोनों हलकों में जो टोटल तादाद है आबादी की वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन उसमें ये हुआ था कि वो किस चीज का 10% से ज्यादा नहीं हो सकती? मतलब सर जो रुकिएगा डॉक्टर साहब, फैसल साहब 1 मिनट लम्हा रुकिएगा। जो कानून है, जो रूल्स बनाए गए हैं डिलिमिटेशंस के, डिलिमिटेशन एक्ट के तहत, उसमें यह है कि जो इजला के अंदर जो हलके बनाए जाएंगे उनमें जो आबादी है वो 10% से ज्यादा, यानी बराबर होनी चाहिए। 10% का फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतार चढ़ाव बराबर होना चाहिए, ज्यादा 10% हो सकता है। तो ये जो 4 पिटीशंस आज लाओ हुई हैं, इनमें जो एक कॉमन नुक्ता है वो ये है कि यहाँ पर जो आबादी थी हलकों में, वो एक हलके में 10% से ज्यादा जो है वो हो गई थी और उसकी रीजन नहीं बताई गई थी। ये समझ गया। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि वहाँ पे और दूसरा जो पॉइंट ये था, मेरी पिटीशन में ये पॉइंट था कि जो अर्बन पॉपुलेशन है दोनों हलकों में वो बहुत ही ज्यादा उनमें फर्क था। यानी एक हलके में सिर्फ 60,000 अर्बन पॉपुलेशन थी और दूसरे हलके में उसको छोड़े, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये बताएं कि ये जो तासुर फैला है कि इससे इंतखाबात डिले हो सकते हैं, उसके ऊपर क्या बात करते हैं? अच्छा साहब, वो उसका ये इशू ये है कि ये जो तमाम पिटीशंस आती हैं, इन पिटीशंस में काउंटर प्रपोजल्स आते हैं। यानी काउंटर जो भी पिटिशनर होता है वो बाउंड है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन के सामने ऑब्जेक्शन पिटीशन हो या ये रिट पिटीशन हैं, इनमें काउंटर प्रपोजल्स है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 60 दिन का ये मैंडेट है कि आपको इलेक्शन कराने हैं, वो किसी तरह से ओवर रूल हो सकता है। और ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का काम है। ये अगर फॉर एग्जांपल 100 पिटीशन भी आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में ये हो सकता है। कमीशन ने जो है कैसे हो सकता है? देखिए 200 हमारे कुल कितने हल्के नहीं, उन्होंने देखिए बात उन्होंने जो फैसल ने की है वो ठीक उन्होंने बात की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि 107 के करीब पिटिशंस आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें से जो अलाउ की गई हैं उसके अंदर लीगल मेरिट्स भी की गई हैं
और बहुत सारी रिजेक्ट हुई हैं और बहुत सारी शायद रिजेक्ट हो जाएं क्योंकि उनके अंदर जो काउंटर प्रपोजल्स हैं वो काउंटर प्रपोजल्स शायद मुमकिनात के ऊपर मबनी ना हो। है वो देता है या इलेक्शन कमिशन ने काउंटर प्रपोजल्स अदालत के सामने रखी होती है? तो पिटिशनर ने देनी है, पिटिशनर ने देनी है। तो यानी कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको डॉक्टर साहब। होता यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन डीलिमिटेशन लॉ के तहत वो अपनी डीलिमिटेशन की एक प्रपोजल देते हैं कि ये हमारी प्रपोजल है, उसके ऊपर अगर कोई एतराज़ करना चाहता है, मसलन हाफिजाबाद का एक ज़िला जो है उसमें एक जो हल्का है वो 10.5 लाख के ऊपर है, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि नहीं हल्का इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए तो आप अपनी प्रपोजल साथ लगा के देंगे कि ये हल्का ऐसे होना चाहिए और नक्शे के ऊपर बनना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लेकिन चौधरी साहब ये जो अगर इजला की, चलिए आप बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा, अब ये जो सारी पिटीशंस आई हैं इनमें ये कहा गया है कि ये 10% से ज़्यादा है आबादी, हमारे ख्याल में आप इसको इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये सामने रख के नोटिफिकेशन अमेंडमेंट करनी है, या वो अपने पिछले अमेंडमेंट के ऊपर कहेगा कि नहीं वो सही था और आप गलत कह रहे हैं, या वो कहेंगे ठीक है आप सही कह रहे हैं हम इसको ये नोटिफाई कर देते हैं। तो इसमें से एक हल्का जो है वो जेलम है, आप मुझे ये बताएं कि आपको नफा है या नुकसान है? हमारी तो एक ही गर्ज है दोनों की यहाँ पे कि ये जो हुआ है इससे आपको फायदा है या नुकसान है? देखिए, जो जेलम शहर था इसमें मसला ये था कि जो जेलम शहर है उसको एक मेरे जो NA67 जिस हल्के से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ वहाँ से निकाल के NA66 में डाल दिया गया था जो म्यूनसिपल कमेटी जेलम है। अब म्यूनसिपल कमेटी जेलम जो है वो लाइकली वापस NA67 में आ जाएगी, तो दोनों की पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो 10% के बाद। अच्छा, तो फवाद भाई अब आपका भी इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक है और फैसल ने भी अभी जिस तरह चीज़ें बयान की कि ECP के पास इतना टाइम अवेलेबल है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो हुक्मनामे आए उनको कंसिडर करे, उनके ऊपर रीजनिंग दे और इलेक्शंस जो हैं वो टाइमली हो जाए। खोकर साहब, ये दूसरी संगीन बात ये ECP के जो पहले इस नुक्ते को खत्म कर लेना, इसके ऊपर आपका कंसेंसस है फवाद भाई कि टाइमली हो सकता है और ECP को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको? देखें बात यह है वो कुरान पाक में है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो जो अगर नियत हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है और नियत ना हो तो फिर तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। तो चौधरी साहब आपको क्या नियत लगती है? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इलेक्शन को डिले करने का, और इलेक्शन कमीशन ने भी अब तक जिस तरह से काम किया है बड़ा स्मूथ काम किया है, और आई मस्ट से कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनको बहुत क्रेडिट जाता है। उन्होंने बड़े जो है वो मेहनत से और बड़े उन्होंने जिस तरीके से जो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सारा जो कानून किया है उनके ऊपर आई मस्ट से इलेक्शन कमीशन ने अब तक जो काम किया है वो बड़ा सेटिस्फैक्टरी। फिर आप ये कुरानी थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दें। नहीं, कुछ दिन पहले इन्होंने इतराज भी तो किया था किसी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के पता नहीं शायद सदर के ऊपर बड़ा संगीन को मैं भूलता हूँ कोई इल्जाम लगाया था। लेकिन चौधरी साहब ये आपने कुरानी आयत के हवाले से बात कर रहे थे इफेक्टिविटी ऑफ इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर जो इफेक्टिविटी ऑफ इलेक्शन कमीशन है मेरी नज़र में जितना ताकतवर इस वक्त पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है वो पूरी दुनिया में शायद ही कोई और इलेक्शन कमीशन हो। अगर आप इंडियन इलेक्शन कमीशन जो बहुत तगड़ा फिर आपको किसकी नीयत पे शक है चौधरी साहब? अगर आप इलेक्शन कमीशन की नीयत पे नहीं मुझे कोई शक नहीं है तो फिर ये आयत आपने सुनाई है। इंशाल्लाह वक्त पर होंगे। चलिए तो अच्छा, यानी कि तो खतरे की जो बात की जा रही है थोड़ा सा नहीं, वक्त थोड़ा कम रह गया मगर इसी खतरे को लेकर आगे चलते हैं, नियतों के फल। सेक्रेटरी जो हमारे हैं ECP, उन्होंने जाके कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन कैंपेन में बहुत संगीन हालात हो सकते हैं, तशद्दुद हो सकता है, धमाके हो सकते हैं, कुछ इस तरह की बात की है। और ये भी कहा है कि इसमें बैरूनी ताकतों का हाथ है, जिस पे रजा रब्बानी साहब ने कहा है कि भाई ये क्या बात है, अगर ये आप कर रहे हैं और इतनी संगीन बात कर रहे हैं और बैरूनी ताकतों का जिक्र, तो इन कैमरा सेनेट में आके हमें बताइए कि आप क्या गुफ्तगू करके चले गए, क्योंकि इससे तासुर ये फैला है कि गालिबन अगर इस तरह के हालात हैं तो इलेक्शन शायद ना हो सके। तो ये दो चीजें यके बाद दीगरे हो रही हैं, इस पे भी तबसरा। अच्छा, इस पे तो मेरे ख्याल से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह तौर पर जो उन्होंने आज कमेटी के सामने उन्होंने जो बातें की, क्योंकि अब ये कल प्रेस में भी होंगी, उन्हें ECP को एक वाज़ेह तौर के ऊपर इस पे ब्रीफिंग देनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, देखें 2008 का इलेक्शन भी बड़ी वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन में हुआ, बड़ी शहादतें हुई, उसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई। फिर जो 2013 के इलेक्शंस थे उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ये जमातें तो कैंपेन कर ही नहीं सकी थ्रेट की वजह से। MQM के ऊपर भी कुछ तो
अब ये सिक्योरिटी की जो सूरत है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस हुए, तो सिक्योरिटी की वजह से हमें ऑन टोज होना पड़ेगा। हमारी जो जितने सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, उनको इंश्योर करना पड़ेगा, आउट ऑफ द वे जाके उन्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो जरूर करेंगे। तो उसको आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो रजा रब्बानी साहब की ये इंडोर्स करता हूं कि सेनेट का एक इमरजेंसी सेशन होना चाहिए जिसमें इन कैमरा ये बात हो, और फिर एक बयानिया जो फैक्ट्स में मबनी हो, जो दिया जा सकता है, जिससे हमारी कोई मुल्क की सलामती मुतासिर नहीं होती, आवाम को आगाही होनी चाहिए। देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे एलओसी में हम देखते हैं कि कुछ इश्यूज हो गए और उन्होंने कहा कि इस मामले में जो है वो सिक्योरिटी के कंसर्न्स तो हैं पाकिस्तान के अंदर, जाहिर है वो एक ऑन गोइंग इशू है, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मामलात से सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर है और मुझे उम्मीद है कि सिक्योरिटी सिचुएशन इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद बेहतर होगी। और जैसे कि हमने